नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। बड़ी खबर की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से। पलवल से बड़ी और अहम जानकारी। चलती इको वैन में अचानक लगी आग। आग लगने से इको वैन चलकर राख। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। वैन में सवार दोनों युवक सुरक्षित। तो आपको बता दें कि पलवल होडल में नेशनल हाईवे 19 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब आपको बता दें कि चलती इको वैन में अचानक आग लग गई। तो आग लगने से इको वैन जलकर राख हो गई। वहीं दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया तो वैन में सवार दोनों युवक सुरक्षित है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पलवल में एक चलती इको वैन में अचानक आग लग गई। वही आग लगने से इको वैन जलकर राख हो गई। हालांकि वैन में सवार दोनों युवक सुरक्षित है। तो पलवल होडल में नेशनल हाईवे 19 पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेलवे चौक के पास चलती हुई इको गाड़ी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि यह आग इतनी तेज लगी कि कुछ ही मिनटों में गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। लोगों ने इस आग के बारे में दमकल विभाग को और पुलिस को सूचना दी। वही सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की गाड़ी लगभग 20 मिनट की देरी से पहुंची और पुलिस भी सूचना के बाद जल्द ही मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और गाड़ी में सवार दोनों युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पलवल से, जहां पर एक चलती वैन में अचानक आग लग गई। तो वही आग लगने से वैन चलकर राख हो गई। वही मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया और दोनों युवकों को भी सुरक्षित वैन से बाहर निकाल लिया। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें पलवल से सीधा आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चलती इको वैन में अचानक आग लग गई। तो वही आग लगने से पूरी वैन जलकर राख हो गई। हालांकि मौके पर दमकल विभाग की गाड़ी और पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अरे छोरा, को 112 पे मैसेज मिला कि यहाँ पे हसनपुर चौक के पास एक इको गाड़ी में आग लगी हुई है और हम अपने वहाँ से तुरंत अपनी टीम के साथ यहाँ के लिए रवाना हो चुके हैं। और यहाँ पे देखा तो इको गाड़ी में आग लगी हुई थी, वो हमने पूर्ण रूप से बुझा दी। ये यहाँ वर्कशॉप पे काम करा के निकल रही थी। जैसे इसने स्टार्टिंग की है तो मतलब इस वजह से कोई मैकेनिकल फॉल्ट से जैसे भी इसमें यही आग लग गई और 2 बंदे थे, इसमें कोई हताहत नहीं है और वो सुरक्षित है सर, बंदे सब सुरक्षित है। एलानाबाद में सेन महाराज की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने शिरकत की, जहां उन्होंने सेन मंदिर वार्ड नंबर 17 के जागरण में ज्योत प्रज्वलित की। इस दौरान कुमारी शैलजा कई कांग्रेसी नेताओं के घर गई और उन्होंने इस दौरान जलपान भी किया। वही कुमारी शैलजा ने कहा कि प्रदेश में संगठन नहीं बनने से कार्यकर्ता निराश हुए, मगर फिर भी पद न होते हुए भी अच्छा काम किया। साथ ही प्रदेशाध्यक्ष के बदलाव को लेकर बयान देते हुए कहा कि पार्टी का अंदरूनी मामला है, आला कमान फैसला करेगा। पार्टी का मामला है और अंदरूनी मामला है। जो भी होगा फैसले जैसे भी होते हैं पार्टी की हाईकमान द्वारा। झज्जर में बीजेपी के सांसद, वरिष्ठ पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ जिला प्रशासन ने बैठक की। खास बात ये रही कि इस दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से लोगों को दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही सरकार की योजनाओं को किस तरीके से लोगों तक आसानी से पहुंचाया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। इस दौरान सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास और इसी नारे के साथ बीजेपी देश और प्रदेश में विकास कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ने आमजन के विकास के लिए अनेकों सुविधाएं चला रखी हैं, जिनका लाभ उठाकर आम जनता अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। पर्सनली मिलके रूटीन मीटिंग के तौर पर दिशा की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की आज मीटिंग रही और इसमें पूरे डिप्टी कमिश्नर के साथ पूरे प्रशासन ने इसमें पार्टिसिपेट किया और केंद्र सरकार की, हरियाणा सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं
उन पर चर्चा हुई और चर्चा के साथ साथ उनमें आगे क्या किस तरह से प्लानिंग करनी है और किस किस योजना में कहाँ काम में कोई कमी है, कहीं उसको तेजी लानी है, वो सारी चर्चा होकर के आज वो मीटिंग को इस तरह से रेगुलर and 90 trained members placed on job training. इसमें 40 लाख रुपए पर एकड़ मैं बता में एक्चुअली जो रेट डिफरेंस आ रहा है वो तकरीबन 40 लाख रुपए। मेन का रेगुलर शेड्यूल है, वाटर वर्क्स की क्लीनिंग कब करते हैं, पानी का क्या लेवल है, उसका कितना साफ है नहीं है, एक शेड्यूल हमें भी पता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर अहम बैठक कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। लहर ने हमने उसमें से बहुत कुछ सीखा भी है। सभी देशवासी ओमिक्रॉन लहर से सफलतापूर्वक निपटे, बिना पैनिक किए देशवासियों ने मुकाबला भी किया। साथियों, 2 साल के भीतर देश ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ऑक्सीजन सप्लाई तक कोरोना से जुड़े हर पक्ष में जो भी आवश्यक है वहां मजबूती देने का काम किया है। तीसरी लहर में किसी भी राज्य से स्थितियां अनियंत्रित होने की खबर नहीं आई। इसको हमारे कोविड वैक्सीनेशन अभियान से भी काफी मदद मिली। देश के हर राज्य में, हर जिले में, हर क्षेत्र में, चाहे वहां की भौगोलिक परिस्थितियां कैसी भी रही हो, वैक्सीन जन जन तक पहुंची है। प्रत्येक भारतीय के लिए ये गौरव की बात है कि आज भारत की 96% वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। 15 साल के ऊपर उम्र के करीब 85% नागरिकों को दूसरी डोज भी लग चुकी है। साथियों, आप भी समझते हैं और दुनिया के ज्यादातर एक्सपर्ट्स का निष्कर्ष यही है कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन सबसे बड़ा कवच है। हमारे देश में लंबे समय बाद स्कूल खुले हैं, क्लासेस शुरू हुई है। ऐसे में कोरोना केसेस के बढ़ने से कहीं ना कहीं पेरेंट्स के लिए चिंता बढ़ रही है। कुछ स्कूल्स में बच्चों के संक्रमित होने के मामले में भी कुछ न कुछ खबरें आ रही हैं। लेकिन संतोष का विषय है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को भी वैक्सीन का कवच मिल रहा है। मार्च में हमने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया था। अभी कल ही 6 से 12 साल के बच्चों के लिए भी कोवैक्सीन टीका की परमिशन मिल गई है। सभी एलिजिबल बच्चों का जल्द से जल्द टीकाकरण यह हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए पहले की तरह स्कूलों में विशेष अभियान भी चलाने की जरूरत होगी। टीचर्स और माता पिता इसे लेकर जागरूक रहें। हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा। वैक्सीन सुरक्षा कवच की मजबूती के लिए देश में सभी वयस्कों के लिए प्रिकॉशन डोज भी उपलब्ध हैं। टीचर्स, पेरेंट्स और बाकी एलिजिबल लोग भी प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं। इस तरह भी हमें उन्हें जागरूक करते रहना होगा। साथियों, तीसरी लहर के दौरान हमने हर दिन 3 लाख से ज्यादा केसेस देखे हैं। हमारे सभी राज्यों ने इन केसेस को हैंडल भी किया और बाकी सामाजिक आर्थिक गतिविधियों को भी गति दी। यही बैलेंस आगे भी हमारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा रहना चाहिए। हमारे साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स
नेशनल और ग्लोबल सिचुएशन को लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। उनके सुझावों पर हमें प्रिएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना होगा। इन्फेक्शंस को शुरुआत में ही रोकना हमारी प्राथमिकता पहले भी थी और अब भी यही रहनी चाहिए। आप सबने भी जिस बात का उल्लेख किया, टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट की हमारी स्ट्रेटेजी को भी हमें उतने ही प्रभावी तौर पर लागू करना है। आज कोरोना की जो स्थिति है उसमें ये जरूरी है कि अस्पतालों में भर्ती मरीजों में जो हमारे गंभीर इन्फ्लुएंजा के केसेस हैं उनका 100% आरटी-पीसीआर टेस्ट हो। इसमें जो भी पॉजिटिव आते हैं उनका सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जरूर भेजें। इससे हम वेरिएंट की समय समय पर पहचान कर पाएंगे। साथियों, हमें सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को प्रमोट करना है। साथ ही पब्लिक में पैनिक न फैले, ये भी सुनिश्चित करना है। साथियों, आज की इस चर्चा में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए जो काम हो रहे हैं उनकी भी बात हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर के अपग्रेड का काम तेजी से चलता रहे, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बेड्स, वेंटिलेटर्स और पीएसए ऑक्सीजन प्लांट जैसी सुविधाओं के मामले में हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन ये सारी सुविधाएं फंक्शनल रहे, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा और उसको मॉनिटर किया जाए, जिम्मेवारी तय की जाए ताकि कभी जरूरत पड़े तो हमें संकट ना आए। साथ ही अगर कहीं कोई गैप है तो मैं आग्रह करूंगा कि टॉप लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाए, उसको भरने का प्रयास हो। मेडिकल कॉलेजेस, जिला अस्पताल, इन सब में हमें अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्केल अप करना है और मैन पावर को भी स्केल अप करना है। मुझे विश्वास है आपसी सहयोग और संवाद से हम लगातार कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते भी रहेंगे और रास्ते भी निकालते रहेंगे। साथियों, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जिस भावना को संविधान में व्यक्त किया गया है, उस पर चलते हुए भारत ने कोरोना के खिलाफ मजबूती से ये लंबी लड़ाई लड़ी है। वैश्विक परिस्थितियों की वजह से, बाहरी कारकों की वजह से देश की आंतरिक परिस्थितियों पर जो प्रभाव होता है, केंद्र और राज्यों ने मिलकर उसका मुकाबला किया भी है और आगे भी करना ही होगा। केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से ही आज देश में बड़े स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हो पाया है। लेकिन साथियों, आज इस चर्चा में मैं एक और पक्ष का जिक्र करना चाहता हूं। आज की वैश्विक परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आर्थिक निर्णयों में केंद्र और राज्य सरकारों का तालमेल, उनके बीच सामंजस्य पहले से अधिक आवश्यक है। आप सभी इस बात से परिचित हैं कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है।
ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतें इन राज्यों में अब भी दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये एक तरह से इन राज्यों के लोगों के साथ अन्याय तो है ही, साथ ही पड़ोसी राज्यों को भी नुकसान पहुंचाता है। स्वाभाविक है कि जो राज्य टैक्स में कटौती करते हैं उन्हें राजस्व की हानि होती है। जैसे अगर कर्नाटका ने टैक्स में कटौती नहीं की होती तो उसे इन 6 महीनों में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता। गुजरात ने भी टैक्स कम नहीं किया होता तो उसे भी 3,500-4 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व और मिलता। लेकिन ऐसे कुछ राज्यों ने अपने नागरिकों की भलाई के लिए, अपने नागरिकों को तकलीफ न हो इसलिए अपने वेट में, टैक्स में कमी की पॉजिटिव कदम उठाए। वहीं गुजरात और कर्नाटक के पड़ोसी राज्यों ने टैक्स में कमी न करके इन 6 महीनों में 3,500 करोड़ रुपए से लेकर के 5-5.5 हजार नवंबर महीने में वैट कम करने की बात की थी। सबको मैंने प्रार्थना की थी। लेकिन कई राज्य, मैं यहां किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, आपके राज्य के नागरिकों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अब जैसे उस समय 6 महीने पहले कुछ राज्यों ने बात को माना, कुछ राज्यों ने नहीं माना। अब कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, झारखंड, किसी न किसी कारण से उन्होंने इस बात को नहीं माना और उनके राज्य को, नागरिकों को बोझ कंटिन्यू रहा। मैं इस बात में नहीं जाऊंगा कि इस दौरान इन राज्यों ने कितना रेवेन्यू कमाया, लेकिन अब आपसे मेरी प्रार्थना है कि देश हित में आप पिछले नवंबर में जो करना था, 6 महीने डिले हो चुका है, अब भी आप अपने राज्य के नागरिकों को वैट कम करके इसका बेनिफिट पहुंचाइए। आप सब जानते हैं कि भारत सरकार के पास जो रेवेन्यू आता है उसका 42% तो राज्यों के ही पास चला जाता है। मेरा सभी राज्यों से आग्रह है कि वैश्विक संकट के इस समय में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना पर चलते हुए एक टीम के रूप में हम सब मिलकर काम करें। अब मैं कई विषय हैं, बारीकी में नहीं जा रहा हूं। जैसे फर्टिलाइजर, आज हम तो फर्टिलाइजर पर दुनिया के देशों पर डिपेंडेंट है। कितना बड़ा संकट आया है, लगातार अनेक गुना सब्सिडी बढ़ रही है। हम किसानों पर बोझ ट्रांसफर नहीं करना चाहते। अब ऐसे संकट झेलने पड़ रहे हैं, तब मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि आप अपने राज्य, अपने पड़ोसी राज्य, सभी देशवासियों के हित में
उसकी सर्वोच्च प्राथमिक दे। मैं एक और उदाहरण देता हूं। अब नवंबर में जो करना था नहीं किया, इसलिए पिछले 6 महीने में क्या हुआ है, आज चेन्नई में, तमिलनाडु में पेट्रोल करीब 111 रुपए के पास है, जयपुर में 118 से भी ज्यादा है, हैदराबाद में 119 से ज्यादा है, कोलकाता में 115 से ज्यादा है, मुंबई में 120 से ज्यादा है। और जिन्होंने कटौती की, मुंबई के ही बगल में दीव दमन में 102 रुपया है। मुंबई में 120, बगल में दीव दमन में 102 रुपया। अब कोलकाता में 115, लखनऊ में 105, हैदराबाद में 120 करीब करीब, जम्मू में 106, जयपुर में 118, गुवाहाटी में 105, गुड़गांव में 105 है, देहरादून छोटा राज्य हमारा उत्तराखंड 103 रुपया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप 6 महीने भले जो कुछ भी आपका रेवेन्यू बढ़ा आपके राज्य के काम आएगा, लेकिन अब पूरे देश में आप सहयोग कीजिए, ये मेरी आपको विशेष प्रार्थना है। आज साथियों, एक विषय और जिस पर भी मैं अपनी बात आज कहना चाहता हूं, देश में गर्मी तेजी से बढ़ रही है और समय से पहले बहुत गर्मी बढ़ रही है, और ऐसे समय में हम अलग अलग स्थानों पर आग की बढ़ती हुई घटनाएं भी देख रहे हैं। जंगलों में, महत्वपूर्ण इमारतों में, अस्पतालों में आग की कई घटनाएं बीते कुछ दिनों में हुई है। हम सबको याद है वो दिन कितने पीड़ादायक थे जब पिछले साल कई हॉस्पिटलों में आग लगी, और वो बड़ी दर्दनाक स्थिति थी। बहुत मुश्किल समय था वो। अनेक लोगों को इन हादसों में अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए मेरे सभी राज्यों से आग्रह है कि अभी से हम विशेषकर हॉस्पिटलों का सेफ्टी ऑडिट करवाएं, सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता करें और प्राथमिकता के आधार पर करें। ऐसी घटनाओं से हम बच सके, ऐसी घटनाएं कम से कम हो, हमारा रिस्पांस टाइम भी कम से कम हो, जान माल की हानि ना हो, इसके लिए भी मैं आपको आग्रह करूंगा। और रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का। तो बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे, जहां दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा कांग्रेस इस वक्त की बड़ी खबर, उदय भान बने हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष। बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां हरियाणा कांग्रेस की बड़ी और अहम जानकारी, उदय भान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। तो दिल्ली से ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। तो आपको बता दें कि ये बड़ी और अहम जानकारी दिल्ली से, जहां उदय भान बने हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं उदय भान। तो ये आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां पर उदय भान को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया है। इसी के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए। तो हरियाणा कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए उदय भान। तो ये आपको बता दें, किसी के साथ 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। तो उदय भान होंगे हरियाणा के कांग्रेस अध्यक्ष। हरियाणा कांग्रेस से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। वह इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता विजय कौशिक। सर, उदय भान जी को हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया है। जी, हेलो जी सर, आपकी आवाज पहुंच रही है। जी, उदय भान जी को जो है अब हरियाणा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया, एक बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है।
जी, निश्चित तौर पर इससे कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी। उदयभान जी को बहुत लंबा अनुभव है राजनीति का और कांग्रेस पार्टी के कई बार विधायक और विभिन्न पदों पर जिम्मेवारियां संभाल चुके हैं और निश्चित तौर पर इससे हरियाणा भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक उत्साह है। जमीन से जुड़े हुए नेता हैं चौधरी उदयभान, इनके पिताजी भी राजनीति में काफी जिम्मेवारी भरे पदों पर रहे हैं, तो इससे निश्चित तौर पर हरियाणा कांग्रेस मजबूत होगी और हरियाणा में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी। जी बिल्कुल सर, इसके अलावा 2 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए हैं जी, तो उनको भी क्या कुछ जिम्मेदारी जो है वो सौंपी जाएगी? देखिए, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं कि प्रदेश में काम को और बेहतर तरीके से किया जा सके। जी बिल्कुल। कि मान लीजिए, देखिए एक अध्यक्ष है, जरूरी नहीं है कि वो सीधा पूरे प्रदेश में हर जगह तक पहुंच पाए, तो उन परिस्थितियों में काम को बांटने के लिए और जन जन तक पहुंच बनाने के लिए कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की जाती है और उसमें कई बार जातिगत आधार पर भी महत्व दिया जाता है, जिससे कि समाज के सभी वर्गों को पार्टी में एक जिम्मेवारी मिले और उस वर्ग के लोग भी खुश हो सकें और कांग्रेस में उनकी भागीदारी हो सके। तो निश्चित तौर पर पार्टी का यह कदम हरियाणा के हितों के लिए काफी बेहतर है और इसका फायदा हमें चुनाव में निश्चित तौर पर मिलेगा। जी बिल्कुल। जी सर, जिस तरीके से काफी समय से जो है वो हरियाणा कांग्रेस में हलचल चल रही थी, पहले कुमारी शैलजा जी जो थी वो प्रदेशाध्यक्ष थी, अब उदयभान जी को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो क्या लगता है कि अब इससे आगे जो आने वाले वक्त में जो चीजें हैं वो और संभलेंगी? निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए कुमारी शैलजा जी भी अच्छा काम कर रही थी, लेकिन इस प्रदेश कांग्रेस को और ज्यादा मजबूत देने के लिए अब चौधरी उदयभान जी की नियुक्ति की गई है। जी बिल्कुल सर। जी, तो निश्चित तौर पर कुमारी शैलजा जी भी हमारे साथ ही हैं, वो भी कांग्रेस की मजबूती के लिए चौधरी उदयभान जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ मिलकर चौधरी उदयभान जी काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा आपको आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिलेगा। ये जो गुटबाजी के आरोप लगते थे पार्टी में, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ जनता के बीच में होगी। जल्द ही सारे पदाधिकारियों की घोषणा होगी, जिला आधार पर भी पदाधिकारियों को घोषित किया जाएगा। जी सर, और इसी वक्त हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा जी भी जो है वो जुड़ गए हैं। सर, अब नई जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई उदयभान जी को, हरियाणा कांग्रेस का जो है वो अध्यक्ष बना दिया गया है। जी बिल्कुल, उनको अध्यक्ष बनाया गया है और बहुत ही गुणवान व्यक्ति हैं और कांग्रेस पार्टी को बहुत दूर तक अच्छा लेके चलेंगे। और जिस तरह से उनको अध्यक्ष बनाया गया और उनके साथ वर्किंग प्रेसिडेंट भी 4 बनाए गए हैं, तो ये बहुत ही एक अच्छी जो मजबूत स्थिति रहेगी। और इसमें जतिंदर कुमार भारद्वाज भी हैं, श्रुति चौधरी भी हैं, रामकिशन गुर्जर भी और सुरेश गुप्ता जी भी, सभी पार्टी को मजबूत करने में और उदयभान जी सारी पार्टी को मजबूत करने में और माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो सीएलपी लीडर है वो भी सारे मिलके और मजबूती के लिए हरियाणा कांग्रेस जो है काम करेगी और अगली सरकार जो है हरियाणा के अंदर निश्चित तौर पे ही कांग्रेस की बनेगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो और विजय कौशिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल के इस बुलेटिन में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।